My first मेरा बेटा story. जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ उसकी 15 दिन सुबह और 15 दिन रात की ड्यूटी होती थी। और जिन दिनों उसकी रात की ड्यूटी होती तब मेरी बहू उसे ड्यूटी पर ना जाने देती, क्योंकि मेरे बेटे की नई नई शादी हुई थी और मेरी बहू को अकेले कमरे में डर लगता था। इसलिए मेरा बेटा शाम को जाते वक्त अपनी बीवी को एक फिल्म लाकर देता और कहता कि तुम ये फिल्म देख लेना, तुम्हें नींद आ जाएगी। मेरी बहू फिल्म का सुनकर बहुत खुश हो जाती और शोहर के जाते ही कमरा बंद करके फिल्म देखने लग जाती। मगर जब वो सुबह उठती तो उसकी हालत बहुत खराब होती। बहू के चेहरे पर लाल निशान बने होते और वो काम करते करते बेहोश हो जाती। जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती तो डॉक्टर भी मुझे अजीब नजरों से देखता, जैसे मैं अपनी बहू से कोई गलत काम करवा रही हूँ। मुझे अपनी बहू की कुछ समझ नहीं आती थी और यूं ही वक्त गुजर रहा था। हमेशा की तरह आज भी मेरी बहू रात को फिल्म देखकर सोई थी और अभी तक अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला था। हालांकि सुबह के 10 बज रहे थे और मैं कब से उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, बल्कि अब तो मेरे हाथ भी थक गए थे, मगर बहू को एहसास नहीं हुआ था। तभी मेरी बेटी भी आकर मेरे पास खड़ी हो गई। उसकी उम्र 22 साल होगी। उन दिनों हम उसका रिश्ता तलाश कर रहे थे। वो मेरे साथ ही रहती थी। उसे बाबुल के घर से जाने का दुख अलग सताए जा रहा था। क्या हुआ अम्मा, तुम कब से भाई के कमरे का दरवाजा खटखटा रही हो? तुम्हें तो पता है उसने रात को फिल्म देखी होगी, जब जागेगी तो खुद ही बाहर आ जाएगी। आओ हम साथ बैठकर बातें करते हैं। मेरी बेटी मुझे हाथ पकड़कर ले जाने लगी। नहीं बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बहू के कमरे का दरवाजा कब से बंद है? पहले तो वो इतनी देर तक नहीं सोती है। मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो अभी तक दरवाजा बंद कर रखा है। मैं तो सोचती हूँ कि दरवाजे को तोड़ डालूं, ऐसा ना हो कि कोई और मसला हो। अम्मा कैसी बातें करती हो? मेरी बेटी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी खुद ही बाहर आ जाएंगी। नहीं बेटी, अगर उसे कोई मसला ना होता तो कम से कम बहू आवाज तो निकाल सकती थी, मगर वो आज बिल्कुल खामोश है। तुम रुको, मैं जाकर टेबल ले आती हूँ। मैं दौड़ी दौड़ी बाहर गई, सहन से जाकर लकड़ी का छोटा सा टेबल लाई और बहू के कमरे के आगे रखा और फिर उस पर बेटी को चढ़ने का कहा। मेरी बहू के कमरे में एक रोशनदान था, जिसे हाथ अंदर डालो तो कमरे की कुंडी हाथ तक पहुंच जाती थी। मेरी बेटी शाजिया ने मेरे कहने पर दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए टेबल से ऊपर हाथ किया और रोशनदान तक पहुंचते ही उसने कुंडी को हल्का सा झटका दिया और दरवाजा खुल गया। तब मैं जल्दी से कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैं परेशान भी हो गई थी, क्योंकि मेरी बहू ने कभी ऐसा नहीं किया था। आज तो वो उल्टे मुंह अपने बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथ पांव बेजान लग रहे थे। मैं एकदम डर गई और खुदा से दुआएं मांगते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही मैंने अपनी बहू का चेहरा पलटा तो ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। बहू के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके माथे पर काले रंग के निशान बने हुए थे। ये निशान देखते ही मेरे जहन में धमाके से होने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले भी ये निशान कहीं देख रखे हों, मगर याद नहीं पड़ रहा था कि कहाँ देखे होंगे। ये निशान ज्यादा काले और हल्के सुर्खी माइल थे। मैंने बेटी को भेजा कि जाकर पड़ोस से डॉक्टर को बुलाकर लाए, जो आकर मेरी बहू का चेकअप करे कि आखिर उसे हुआ क्या है। मगर डॉक्टर शाकिर भी अपने क्लिनिक पर जा चुके थे। कुछ देर बाद बहू को होश आया और उसे कमरे से बाहर लेकर आई। उससे चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो बात कर पा रही थी। मैंने उसे टैक्सी में बिठाया। हम लोग एक करीबी अस्पताल पहुंचे तो हमें काफी देर हो चुकी थी। बहू की हालत बहुत खराब थी। उसे फौरन ही इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। ये सोच सोच कर मेरी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि बहू के जिस्म में शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है। उसे साफ सुथरे माहौल में रखा जाए ताकि उसके लिए कोई परेशानी ना बने। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि हम लोग काफी अच्छे घराने से ताल्लुक रखते थे। हमारे घर में किसी चीज की कमी ना थी। खाने पीने की हर चीज भी बड़ी सफाई सुथराई से बनाई जाती। मगर मुझे परेशानी इस बात की थी कि मेरी बहू को ये इन्फेक्शन कैसे हो गया। बजाय तो ये एक इन्फेक्शन लग रहा था, लेकिन उसकी हालत कुछ और ही बता रही थी। मुंह से झाग आना और बेहोशी, ये कोई अजीबो गरीब बीमारी थी जिसका डॉक्टर्स को सुराग नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने इसे इन्फेक्शन का नाम दे दिया। डॉक्टर आज भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे मैंने ही अपनी बहू के साथ कुछ किया हो। बहरहाल हमें कुछ तो करना था। मैंने डॉक्टर से दवाई ली और अपनी बहू के साथ घर वापस आ गई। घर आकर मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, मगर वो गुमसुम सी थी। उसके माथे पर काला निशान अब हल्का सुर्ख हो चुका था। मेरी बहू वो निशान देखकर एकदम से परेशान हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने उससे सवाल किया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बार बार अपने माथे पर हाथ लगाती। मैं भी उसे गौर से देखने लगी। बेटी, तुम्हारे माथे पर ये सुर्ख निशान कैसा है? मेरे पूछने पर वो घबरा गई। अम्मी जान, मुझे तो खुद नहीं पता, मगर उसका लहजा और अंदाज बता रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने बज़ाहिर तो कोई बात जाहिर नहीं होने दी, मगर मैंने अपनी बेटी को अकेले में बुलाकर कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी भाभी के तेवर कुछ ठीक नहीं लगते। लगता है कि उसे कोई परेशानी है, मगर वो हम पर जाहिर नहीं करना चाहती। तुम ऐसा करो, अब उस पर नजर रखना। अगर कोई गैर मामूली बात हो तो मुझे जरूर बताना।
मेरी बेटी भी परेशान हो गई थी, क्योंकि बहू के माथे पर मौजूद सुर्ख और काले निशानात हमें किसी खतरे की अलामत लग रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी बहू का खूब ख्याल रखा, उसे दवाएं और फल वगैरह खिलाती रही, लेकिन उसका मुंह उतरा हुआ था। वो मुझसे कोई बात ना कर रही थी। मुझे उसकी परेशानी की समझ नहीं आती थी। अगली सुबह मैं जागी तो मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल मेरी बहू का आया। मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी बहू के कमरे में गई। इस बार मैंने दरवाजा सख्ती से बंद कर रखा था। मैंने सोचा कि रोशनदान से हाथ डालकर कुंडी खोल लेती हूँ, मगर अब की बार उसने रोशनदान भी अंदर से बंद कर रखा था। खैर, अब क्या हो सकता था। मैं बाहर बैठकर अपनी बहू के दरवाजा खुलने का इंतजार करती रही। तकरीबन 1 घंटे बाद उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था और वो बहुत परेशान लग रही थी, जबकि माथे पर सुर्ख और काले निशान पहले से भी ज्यादा वाजे हो गए थे। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वो चकराकर नीचे गिर गई। मैंने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया, मगर उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो नीम गनूदगी के आलम में थी। तब तक शाजिया भी आ गई थी। हम दोनों ने मिलकर बहू को संभाला और उसे बाहर चारपाई तक ले आए। चारपाई पर लेटते हुए उसे 1 मिनट ही हुआ था कि उसके पेट में दर्द होने लगा और उसे जोरदार उल्टी आई और उसकी हालत पहले से भी बुरी हो गई। हमने उसे दवाई भी खिला दी थी, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि अस्पताल ले जाना जरूरी था। मेरी बेटी जल्दी से टैक्सी को दरवाजे तक ले आई। हम थोड़ी ही देर में अस्पताल के बाहर खड़े थे। बहू की हालत बदस्तूर खराब थी। अब उसे दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए। अब की बार डॉक्टर ने हमारी बेइज्जती करना शुरू कर दी। आप लोग ना जाने किस दुनिया में रहते हैं। आपकी बहू के जिस्म में जहर चला गया है। लगता है आप इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। डॉक्टर मुझे यूं कह रही थी जैसे मैंने जानबूझकर अपनी बहू को जहर दिया हो। मेरी बहू के हाथ पांव नीले पड़ रहे थे। हम लोगों को इमरजेंसी में जाने की इजाजत भी नहीं थी। हम बाहर खड़े दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह सब खैर करेगा। काफी देर गुजर गई, मगर मेरी बहू को होश नहीं आया था। अब तो मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे थे। मैंने अपने बेटे को फोन किया और उसे भी सारी सूरत हाल से आगाह किया। अगरचा मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर अब उसे इस मसले से आगाह करना जरूरी था। मेरा बेटा भी अस्पताल भागा भागा आया। अपनी बीवी के लिए खुद भी परेशान था, क्योंकि उसकी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी और उन दोनों ने प्यार मोहब्बत की शादी की थी। मेरे बेटे ने आकर डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी बीवी के जिस्म में शदीद जिस्म का जहर चला गया है, जिसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको अपना दिल बड़ा रखना होगा। बहरहाल, हम अपनी बहू का इलाज करवाने के बाद उसे घर ले आए। मेरा बेटा भी काम पर नहीं जा रहा था। हम सब बहुत परेशान थे, क्योंकि बहू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब सब कुछ बेकार हो गया, किसी इलाज ने काम ना किया, तो मैंने अपनी खाला मदीहा को फोन किया। खाला मदीहा पुराने टोटकों की निस्बत से जानी पहचानी जाती थी। उनके पास हर छोटी मोटी बीमारी का इलाज होता था, मगर जैसे जैसे डॉक्टर की तालीम बढ़ती गई, हमने खाला मदीहा के पास जाना छोड़ दिया। बच्चे कहते थे कि खाला मदीहा पुराने जमाने की जड़ी बूटियों से इलाज करती हैं, जबकि आजकल डॉक्टर्स का इलाज आ गया है। फिर खाला मदीहा के टोटकों की क्या जरूरत है। अपने बच्चों की इन्हीं बातों में आकर मैंने खाला मदीहा को फोन नहीं किया था, लेकिन अब मजबूरी की हालत में उनके पास जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया था। शायद इसलिए कि वो फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। मैं अपनी बहू को लेकर खाला के घर पहुंच गई। खाला पुरसकून चेहरा लिए अपने घर के सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। बेटी खैरियत से आना हुआ है ना? क्या बात है? उन्होंने आगे बढ़कर मेरा माथा चूमा और मुझसे मेरा मसला पूछने लगी। खाला, आप तो जानती हैं कि आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। मैं तो पहले ही कह रही थी कि आपके पास चलते हैं, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। देखें तो मेरी बहू की कितने दिन से तबीयत खराब है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो सलाम दुआ भूल कर खाला मतिया से अपने दुख बयान करने लग गई थी। शायद वो भी मेरी बेचैनी भांप चुकी थी। तभी उन्होंने मुझे चाय पानी का पूछा और मेरी बहू को अंदर कमरे में जाने का हुक्म दिया, शायद इसलिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इलाज के बावजूद भी वो थकी थकी सी रहती थी। खाला मदिया थोड़ी देर के बाद अंदर कमरे में गई। मुझे बाहर बैठने का इशारा किया। मैं बाहर ही रह गई। 1 घंटे के मुआयने के बाद खाला मदिया बाहर आई। उनके चेहरे पर काफी परेशानी झलक रही थी। बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए देना होंगे, क्योंकि तुम्हारी बहू के इलाज के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए उसका खर्चा मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। खाला ने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा, मगर खाला, आप ये तो बताएं कि मेरी बहू को बीमारी क्या है। वो तो एक राज है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम अपनी बहू का इलाज करने की खातिर या तो मुझे ये जड़ी बूटियां ला कर दो, या फिर मुझे तुम 5,000 रुपए दे दो, ताकि मैं किसी को भेज कर ये मंगवा लूं। मुझे खाला पर इतवार था। मैंने अपने पर्स से 10,000 रुपए निकालकर उनके हाथ पर रख दिए। खाला, 5,000 रुपए आपका मुआवजा और 5,000 रुपए जड़ी बूटियों का खर्चा। मेरी बात पर खाला ने ममनून नजरों से मुझे देखा।
शायद उन्हें भी रुपयों की जरूरत थी। मैं तो खाला को भूल ही गई थी। हालांकि पहले मैं हर महीने खाला के पास चक्कर भी लगाती थी और उन्हें पैसे भी दिया करती थी, मगर अब अरसा हुआ था मैंने खाला की कोई मदद नहीं की थी। बहरहाल खाला ने मुझे एक हफ्ते बाद आने का कहा। मैं अपनी बहू को घर ले गई। साथ में खाला ने एक सफूफ पीने को दिया, जिससे मेरी बहू की तबीयत थोड़ी बेहतर होती गई। अगली जुमेरात को मैंने खाला मदीहा के पास जाना था। उन्होंने एक हफ्ते में जड़ी बूटियां जमा करनी थी। हफ्ते बाद मैं अपनी बहू को लेकर खाला के पास पहुंची तो मेरी बहू आयशा दर्द से रो रही थी, क्योंकि उसे फिर से तकलीफ शुरू हो गई थी। खाला मदीहा ने मुझसे माजरत की, कहने लगी कि बच्ची को लेकर अंदर आ जाओ। मैं आयशा को लेकर अंदर वाले कमरे में गई, जहाँ एक साफ सुथरा बिस्तर बिछा था। खाला मदीहा ने आयशा को उस पर लेटने का कहा। फिर खाला ने पुरसुकून अंदाज में बैठकर मेरी बहू के हाथ पांव पर एक खास किस्म का लेप लगाया, जिसके लगाने से उसकी हालत काफी संभल गई थी। माथे पर मौजूद काले स्याह और सुर्ख रंग के निशान अब भी वैसे के वैसे ही थे। मैंने देखा खाला मदीहा ने कुछ पढ़ने के बाद उन निशानों पर एक सब्ज रंग का पत्ता रखा और फिर पास ही मौजूद एक डबिया में सब्ज रंग का सफूफ डालकर सुकून से बैठ गई। मुझे भी सख्ती से मना किया कि कुछ भी हो जाए मगर मैं अपनी जगह से ना हिलूं। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बहू के माथे पर हलचल महसूस हुई। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि बहू के माथे पर हलचल सी महसूस हो रही थी। खाला ने मुझे बाहर जाने का हुक्म दिया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, मारे तजस्सुस के मैं वहीं बैठना चाहती थी, मगर खाला के हुक्म पर मुझे बाहर जाना ही पड़ा। मैं बाहर आकर बैठ गई। मेरा दिल कांप रहा था। आखिर बहू के माथे पर वो किस चीज की हलचल थी, जिसके बाद खाला मदीहा ने मुझे बाहर भेज दिया। मुझे परेशानी सी होने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बहू ने एक हल्की सी चीख मारी। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं वापस अंदर की तरफ भागी। देखना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ है, मगर खाला मदीहा ने दरवाजा बंद कर दिया था। बेचैनी और बेबसी की हालत में मैं बाहर ही बैठी रही। तकरीबन 1 घंटे के बाद खाला ने दरवाजा खोला। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मेरी बहू बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी, जबकि उसके माथे पर से वो काले निशान भी हट चुके थे और सुर्ख दाग भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बहू, वो सुर्ख निशान कहाँ गए? मैंने हैरत से पूछा। वो बोली, अम्मा, मुझे तो खुद नहीं पता। मुझे तो लेटने के बाद होश ही नहीं रहा था। अब मुझे बातों से कुछ बोझ हल्का महसूस हो रहा है। चलो घर चलते हैं, मैं खुशी से बोल रही थी। महीने के बाद मैंने उसका ये चेहरा देखा था, जिस पर खुशी ही खुशी थी और कोई गम के आसार ना थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और बहू को लेकर घर आ गई, क्योंकि खाला मदिया की नमाज का वक्त हो गया था और अब शायद वो भी चाहती थी कि मैं अपने घर चली जाऊं। मैंने सोचा कि खामखा खाला मदिया को परेशान करने बात मालूम कर लूंगी। मैं और आयशा घर वापस आ गई। मेरा बेटा मेरा मुंतजिर था। उसने पूछा कि आयशा की बीमारी का क्या हुआ। मैंने उसे सारा माजरा बताया और कहा कि ये सारा बोझ जो मदिया के जिस्म पर था, सारा इन काले और सुर्ख दागों की वजह से था। ये दाग फटते ही आयशा की तबीयत संभल गई है। बेटे को इस बात पर यकीन ना आया। वो खुशी से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि खाला, मदिया तो मेरी तवक्का से बढ़कर हुनरमंद निकली। अच्छा है कि हम उनके लिए कोई न कोई बंदोबस्त करें कि उनकी जिंदगी के दिन भी अच्छे से गुजरने लगे। हम कितनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हम खाला मदिया का ख्याल ही नहीं रखते। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर मुझे भी हैरत हुई थी, क्योंकि मेरा बेटा ही था जिसने कहा था खाला मदिया बस पैसे लूटने के चक्करों में होती हैं। उनके पास जाना तो खामखा अपना वक्त और पैसा का जिया है। तभी मैंने खाला मदिया के पास जाना छोड़ दिया था। मगर फिर जब बहू की तकलीफ खाला मदिया के हाथों जायल हुई तो बेटे को एहसास हो गया कि उसने खाला मदिया को नया घर भी बनवा कर दिया, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। खाला मदिया की जिंदगी पहले से कई बेहतर हो गई थी। खाला मदिया हमें दुआएं देती थकती ना थी। मगर इस सब में मैं भूल ही गई कि खाला से मुझे वो राज मालूम करना था जो बहू के माथे से जुड़ा था। तभी एक दिन मैं खाला के पास गई। उनसे पूछा कि क्या था जो मेरी बहू के माथे पर इस कदर गहरा होता जा रहा था और परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। खाला मदिया पुरसोच अंदाज में बोली, बेटी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि तेरी बहू ने ये सब क्यों किया, मगर मुझे डर था कि तू उससे नफरत करने लग जाएगी। तेरी बहू की मासूमियत बताती है कि वो एक पाकबाज औरत है। उसने कभी ऐसे काम का सोचा भी नहीं होगा, मगर उसके माथे पर जो छोटे छोटे सांप नुमा कीड़े थे, जो एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये सब जादूगरों के काम हैं। ये दौलत के हसूल अपने शोहर को काबू करने और लोगों के दिलों में अपनी ढाक बिछाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन तुम्हारी बहू इतनी मासूम है कि मुझे मुकम्मल यकीन है कि ये सब उसने नहीं किया होगा। हो सकता है ये काम तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया हो, किसी का मकसद मुख्तलिफ भी हो सकता है, मगर तुम्हारी बहू के माथे पर जो चीज थी उसे मैंने एक खास सफूफ के मदद से निकाला है। जब मैंने 2 सबज रंग के पत्ते उसके माथे पर रखे तो वो भूत सूंघकर वो मुर्दा सांप नुमा कीड़े
तुम्हारी बहू का जिस्म छोड़कर बाहर सफूफ की डिबिया तक आ गए। मैं चाहती थी कि तुम ये सब ना देखो। पहली वजह ये कि तुम कहीं खौफजदा ना हो जाओ, और दूसरा, तुम अपनी बहू पर इल्जाम ना लगाओ। किसी ने तुम्हारे बेटे को तुमसे छीनने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ कि इंसान के जहन में यही ख्याल आता है। इंसान अगर किसी की मदद ना करे, अल्लाह ताला उसे इस कदर मजबूर और बेबस कर देता है कि उसे अपने प्यारों का दुख देकर उनकी मदद करने पर मजबूर करता है। खाला मदीहा का शायद इशारा अपनी तरफ था, और उनकी बात 100% दुरुस्त थी, क्योंकि मैं और मेरा बेटा शायद उनकी मदद कभी भी ना करते। लेकिन जो तकलीफ मेरी बहू ने देखी थी, उस तकलीफ को दूर करने पर हमने खाला की जिंदगी बदल कर रख दी थी। यही मदद अगर हमें वैसे करना पड़ जाती तो शायद हम उसे पैसों का जिया मानते। और फिर मेरी बहू ने मुझे ये भी बताया कि ये सब उसकी अपनी वजह से हुआ था। उसने ये सब किसी मकसद के लिए किया था, और रात को कमरा बंद करके फिल्म देखना तो एक बहाना था। अब मेरी बहू अपने किए पर शर्मिंदा थी और मुझसे माफी मांग रही थी। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मगर मैंने अपनी बहू को बेटी समझकर माफ कर दिया। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि अपना कोई भी नुकसान होने से पहले सदका खैरात कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी जान का सदका होता है। बहू अब भी खुश है, उसकी सेहत में कोई मसला नहीं, मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर बहू ने ये सब क्यों किया था। काश कि खाला मदिया मुझे मना ना करती, तो मैं जरूर अपनी बहू से ये बात जान कर ही रहती। मगर उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं अपनी बहू से ये सवाल कभी ना करूं। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं, बहू ने फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं की।